आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन साइंस क्लासेस के अंदर। 10th क्लास आज का टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर, रेस्पिरेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एम्बिएंट एयर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अपोजिट डायरेक्शन। पर बात करते हैं जब फीसिस की, जो फीसिस होती है एनिमल्स की तो बात कर ली कि ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और CO2 को बाहर निकालेंगे। ओके, एम्बिएंट एयर में से। एम्बिएंट एयर कहने का मतलब क्या हो गया? एयर क्या? होमोजेनियस मिक्सचर डिफरेंट गैसेस का, और जिसमें से हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। पर फीसिस के अंदर क्या करते हैं? फीसिस क्या करती है? लिक्विड ऑक्सीजन को रिस्पायर करती है। अगर हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखें, लाइक मेटाबॉलिज्म हो गया यानी फूड का डाइजेशन हो गया, कोई और एक्टिविटी होगी हमारी ब्लड सप्लाई हो गया, कोई और एक्टिविटी होगी हमारी बॉडी की, तो हर एक चीज को क्या चाहिए? एनर्जी। ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी आती है रेस्पिरेशन से, या कह सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। अगर फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो एनर्जी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों में फर्क होता है, वो हम बात करेंगे अभी। पर उससे पहले कुछ बात करना चाहूंगा, वो अबाउट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज चलता है वो चलता है ऑन द प्रोसेस और ऑन द फिनोमिनन डिफ्यूजन के ऊपर, यानी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ओके, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसा प्रोसेस मल्टीसेलुलर में पॉसिबल नहीं है, लाइक मैन, फ्रॉग, डॉग एक्सेट्रा, वो हम डाइजेशन में बात कर चुके हैं। तो उनमें क्या होती है? दो प्रोसेस जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड एनर्जी लिबरेटिंग बायोकेमिकल प्रोसेस। ऑक्सीडाइजिंग क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो खाना आपने खाया, ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है? लिबरेट कर रहा है क्या? एनर्जी। तो ये क्या होगी? बायोकेमिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच complex organic compound broken down into simpler substance in a cell। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस में टूट जाएंगे? सिंपलर वन में। और साथ में क्या रिलीज करेंगे? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी? सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर, जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ब्रीदिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस like oxygen, CO2 take place between the living organism and surrounding। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? जब आप सांस लेते हो उसको बोलते हैं इनहेल, और जब आप सांस छोड़ते हो उसको बोलते हैं एक्सहेल। पूरी प्रोसेस इनहेल की कहलाते हैं इनहेलेशन, और पूरी प्रोसेस एक्सहेल की कहलाती है एक्सहेलेशन। इनका दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, आगे आएगा भी मैकेनिज्म करेंगे, जब इसको बोलते हैं एक्सपीरेशन। इसका मतलब सांस लेना और इसका मतलब सांस छोड़ना। अगर बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गन डेवलप होते हैं जो उनकी ब्रीदिंग में मदद करते हैं। जैसे हमारी बात करें, हमारे अंदर क्या है? लंग्स। फिश की बात करें, गिल्स। अमीबा की बात करें, सरफेस एरिया उसका। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं। और वो रिस्पायर क्या है? इन एनिमल फिजियोलॉजी इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम एम्बिएंट एयर। लिख लीजिएगा, इन एनिमल फिजियोलॉजी, मैं यहां लिख रहा हूं, इन एनिमल फिजियोलॉजी व्हाट रेस्पिरेशन इज द transport of gases from ambient air to tissues। ठीक है जी। फॉर व्हाट? फॉर मैकेनिकल पर्पजेस। तो इसको हमने क्या कहा? बायोकेमिकल प्रोसेस। सो अब बात करेंगे रेस्पिरेशन के टाइप की। जरा देखिए रेस्पिरेशन क्या है। अगर हम एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें तो रेस्पिरेशन होती क्या है? जहां पे ऑक्सीजन जो है एम्बिएंट एयर से हमारे टिश्यू तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, यानी हमारे टिश्यू या सेल से कहाँ जाती है? एनवायरमेंट में जाती है। हम उसे क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग वे से एनर्जी पैदा करते हैं रेस्पिरेशन में, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान
जो एनर्जी पैदा होती है उसके द्वारा ही हमारे शरीर की सारी एक्टिविटी चलती है। कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। तो ऑन दैट बेसिस रेस्पिरेशन दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड वन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर मैं एनरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, इसमें ग्लूकोज क्या है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनरोबिक हो, ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये याद रखना। सो एनरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली है क्या, जिसमें ग्लूकोज इनकम्प्लीटली, ग्लूकोज क्या होता है, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू इथाइल अल्कोहल, जिसको हम क्या कहते हैं, इथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथेनॉल। इसका फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल का, C2H5OH एंड CO2 इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एन एरोबिक, एन मतलब अब्सेंट, एरोबिक मतलब एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन। एनरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। फर्मेंटेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, फर्मेंटेशन का मीनिंग होता है सड़ना। और कोई चीज कब सड़ती है, वो चीज, कोई भी चीज होगी वो तभी सड़ती है जो ऑक्सीजन कट हो जाती है। किसी चीज में से बदबू कब आती है, उस चीज में से बदबू तब आती है जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, डिफरेंट और गैसेज रिलीज होती है। ओके, तो फर्मेंटेशन हम डेली रूटीन लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मिल्क से कर्ड बनना, फर्मेंटेशन हो रहा है। फ्रूट का सड़ना, एप्पल हो गया, आपने एप्पल नहीं खाया, वो सड़ गया, ऑरेंज नहीं खाया, वो सड़ गया, तो क्या बनना उसमें, इथेनॉल बन गया। क्या बन गया, इथेनॉल। तो फर्मेंटेशन क्या है वो हम आगे डिटेल में करेंगे। तो फर्मेंटेशन कब होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जो एनरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो रिएक्शन होती है, जरा वहां देखिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसा है, 6 कार्बन कंपाउंड है, जिसमें क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड। दोनों में से कोई नाम यूज कर सकते हो। और ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड, उठ गया जी, फर्मेंटेशन हुई। फर्मेंटेशन कब होगी, ऑक्सीजन जब एब्सेंट होगी, तो क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड क्या रिलीज होगी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बात याद रखना, ठीक है। तो हम अगर बात कर रहे हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बात की जाती है, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर क्या होती है, एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है। चलिए बात करते हैं फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन बेसिकली एनरोबिक रेस्पिरेशन ही है, जहां पे यानी फर्मेंटेशन कहने का मतलब सड़ना, किसी चीज का सड़ना, दूध का सड़ना दही बना देगा, फ्रूट्स का सड़ना अल्कोहल बना देगा, बेवरेजेस बना देगा। यानी फर्मेंटेशन बेसिकली कहाँ हम यूज करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए, बेवरेजेस बनाने के लिए, इनके जगह पे हम फर्मेंटेशन यूज करते हैं। जैसे आपने पहले भी सुना हुआ है कि एक सॉफ्ट एंड फ्लफी होता है, वो केक सॉफ्ट एंड फ्लफी हुआ कैसे, बेकिंग सोडा ने ऐसा क्या कर दिया, बेकिंग सोडा ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है ना, वो क्या करेगी, उस ब्रेड के अंदर क्या करेगी, पोर बना देगी, पोर बना के क्या करेगी, रिलीज कर देगी अपने आप को, और क्या हो जाएगा, केक सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, हम आटे को सड़ा रहे हैं। ओके, जैसे आपके रसोई में आटा बच जाता है, गलती से आप आटा बाहर भूल गए, जब आप शाम को आटे को देखते हो तो आटा कैसा लगता है, बिल्कुल स्मेल आ रही होती है उसके अंदर से। और जब आप आटे को उसको फाड़ के देखिए, उसमें आपको पोर्स नजर आएंगे, छेद नजर आएंगे, और वो छेद किस चीज की वजह से बने हैं, क्योंकि वहां से CO2 गैस निकली है। इसलिए अगर उसको आप ओवन में रख देते हो तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए ब्रेड या आपका कोई भी डफ का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, फर्मेंटेशन जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरमोलिकुलर रेस्पिरेशन। ये क्या है, इंटरमोलिकुलर रेस्पिरेशन। और ये किसमें होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, और इवन हमारी मसल सेल्स के अंदर भी होती है। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान देने की है। अगर हम हमारी बॉडी को डेली रूटीन एक्सरसाइज में नहीं डालेंगे, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर भी फर्मेंटेशन होगी, और हमारी बॉडी के अंदर जब फर्मेंटेशन होगी वो हमारे लिए बीमारियों का घर बन जाएगा। तो आपने आज ये चीज सोचनी है कि कहाँ आप जाना चाहोगे, वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फर्मेंटेशन बेसिकली, अगर हम एग्जांपल है हमारी स्केलेटन मसल, यानी हमारा जो ढांचा है, ये ढांचे के ऊपर जो मसल्स हैं, लाइक मेरी फिंगर्स होगी, ये फिंगर देखिए आप लोगों की, इसके ऊपर मसल्स हैं,
हाथ को कोई चीज को एक्टिविटी करते हो, पकड़ते हो तो मसल ही एक्टिविटी कर रही है। कोई चीज उठानी है ऊपर तो मसल्स ही काम में आती है। कोई चीज घुमा रहे हो मसल काम में आती है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। पर अगर हमारी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कम ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलती है, तो हमारी बॉडी एनरोबिकली रिस्पायर करना स्टार्ट कर देती है। और बॉडी कहने का मतलब हमारी मसल्स एनरोबिकली रिस्पायर करना स्टार्ट कर देती है। और जब वो एनरोबिकली रिस्पायर करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करती है? लैक्टिक एसिड एंड अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये लैक्टिक एसिड जब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेशन का मतलब हमारी बॉडी के अंदर फैलता है, हमारी बॉडी के अंदर फैलता है तो क्या करता है? थकावट और क्रैम्प्स क्रिएट हो जाते हैं हमारी मसल्स में। मम्मी यहाँ से दुख रहा है, सुबह आप लेट उठ रहे हो, सुबह आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, आप अपनी बॉडी को रेस्ट पे डाले हुए हो और आपकी बॉडी में कम ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही। एक तो आपको योनिंग आती रहेगी, उबासियां लेते रहोगे, दूसरा आपकी बॉडी में क्या होगा? थकावट सी फील हो रही होगी, भारीपन फील हो रहा होगा। इवन आप जब चौकड़ी मार के बैठते हो वही बता देता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है। तो जब आपका पैर सो जाता है चौकड़ी मार के तो ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, बॉडी दर्द कर रही है, मसल्स दर्द कर रही है, तो वहां भी आपको ऑक्सीजन की कमी का महसूस होता है। एक्टिक का मतलब थकावट और क्रैम्प का मतलब दर्द होना, क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें रिएक्शन क्या हो रही है? फर्मेंटेशन में ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज पायरुवेट इन आवर सेल वेयर नो ऑक्सीजन इन आवर सेल। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? लैक्टिक एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप इसी चक्कर में पड़े रहोगे कि मैं रेस्ट में रहूं, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मुझे फ्रेश एयर मिल रही है, एसी मेरे घर पे लगा हुआ है, पंखा मेरे घर पे लगा, तो एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूं, अगर करना चाहो तो करके देखिए। रात को ऊपर सोइए छत पर, वहां इतने ज्यादा मच्छर नहीं होते। ठीक है, आप फराटा लगाइए, जो मर्जी लगाइए, आप एटमॉस्फेयर में खुले सो के देखिए। और एक दिन आप जब इतने सालों से आप रूम में सो रहे हो, उसको एक्सपीरियंस और कंपेयर करके देखिए। व्हाट यू फाउंड? अ फ्रेशनेस इन योर बॉडी व्हेन यू स्लीप इन द कंसर्न और इन द अटैचमेंट ऑफ योर सराउंडिंग। जब आप सोओगे तो आपकी बॉडी में एक फ्रेशनेस आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई है। और ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? प्लांट से। और जब प्लांट से ही नहीं लगाओगे तो प्लांट्स आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो प्लांट्स लगाइए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको ऑक्सीजन मिले और आप CO2 को बाहर निकाल सको। पर यहाँ तो CO2 बन ही नहीं रही, निकालोगे क्या? ना ऑक्सीजन मिल रही, ना CO2 आ रही, क्या बना रहे हो? 3 कार्बन कंपाउंड फ्रॉम 6 कार्बन कंपाउंड। तो 6 से 3 कार्बन कंपाउंड तो बना लिया। तो ये मेरे लिए या आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और एक और नॉलेज आपके लिए ऐड करना चाहूंगा कि एनर्जी आपको मिलेगी, एनरोबिक में भी मिलेगी, एरोबिक में मिलेगी, पर एनरोबिक में जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी एज कंपेयर टू एरोबिक के। ठीक है, दूसरा, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, ठीक है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो बीमारियां आपको अपने आप ही बता देगी। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा, स्टे हेल्दी, डू एक्सरसाइजेस और अपने आप की बॉडी को फर्मेंट मत होने दीजिए, बॉडी को सड़ने मत दीजिए। ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो हमारी स्केलेटन मसल के बारे में होगी। ठीक है, आपको बता दिया कि एक्सरसाइज करनी कितनी जरूरी होती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हमारी बॉडी हो जाएगी फर्मेंट होगी, तो लैक्टिक एसिड बहुत रिलीज होगा, बॉडी के अंदर थकावट फील होगी, भारीपन फील होगा। ठीक है, और हमारी बॉडी आने वाले समय में काम करना बंद भी कर सकती है, यानी पैरालिसिस भी हो सकती है। अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करता हूँ, लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, इनके बारे में बात करता हूँ। ईस्ट क्या होता है? खमीर। ईस्ट किसे बोलते हैं? खमीर। और बैक्टीरिया, यू ऑल नो दैट, कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो डेयरी वाले होते हैं, आप घर पे जो पनीर बनाते हो, ठीक है, वो पनीर कैसा होता है, और डेयरी से जो पनीर लेके आते हो वो कैसा होता है? कंपेयर किया कभी? घर पे जो पनीर बनता है वो बड़ा हार्ड होता है, और डेयरी से जो पनीर लेके आते हो बड़ा सॉफ्ट होता है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि वो ईस्ट मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? ईस्ट। और आप घर पे दूध से जो पनीर बना रहे, कैसे बना रहे? खट्टा मिला के, नींबू मिला के। वो ईस्ट कर क्या रही है? फर्मेंटेशन कर रही है, दूध को सड़ा रही है, एज कंपेयर टू जो खट्टा हम डालते हैं, नींबू वगैरह डालते हैं, उसके कंपैरिजन में ज्यादा सड़ाती है। ठीक है, और यानी क्या बना रही है? लैक्टिक एसिड ही बना रही है। क्या बना रही है? लैक्टिक एसिड। तो ज्यादा पनीर भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वो हमारी मसल्स में पेन, हमारी बॉडी में पेन ही दूर करेगा। अगर मैं जैसे ईस्ट को इधर देखिए, ये ईस्ट है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म।
जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, यानी टेम्परेचर मिलेगा, उसमें वो एसिड मिलाते हैं। टेम्परेचर खमीर को टेम्परेचर देने के लिए हम घर पे गैस पे रख देते हैं, वो क्या मिला रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वो टेम्परेचर मिलता है, इट स्टार्ट डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई। बैक्टीरिया भी अपने आप को, दूध से जब दही बना रहे हैं तो बैक्टीरिया भी अपने आप को, एक था 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो इतने फास्टली मल्टीप्लाई करता है कि मिलियन ट्रिलियन बैक्टीरिया और ईस्ट बन जाते हैं। और वो जो प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, वो क्या बनाएंगे, लैक्टिक एसिड हमारे लिए बना देते हैं फ्रॉम द इनिशियल प्रोडक्ट दैट इज नोन एज मिल्क। ठीक है, तो मिल्क को पूरी तरीके से सड़ा देते हैं। तो आपको यहाँ पे फर्मेंटेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।